नमस्कार साथियों। आज भगवान देवनारायण जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी जयंती है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आ रहे हैं। तो भारतवर्ष 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है और आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर इन सभी जो अपने भगवान, आध्यात्मिक चेतना, देवी देवता, सभी का प्रभाव संपूर्ण भारत पर और उसके नागरिकों पर है और ऐसा होना चाहिए। तो एक साथ सभी बोलें, देव बाबा की जय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान, जो कि हमारी क्लासें चल रही थी पास्ट में। तो एक टॉपिक जिस पे हम पहुंचे थे वो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो आज का ये जो वीडियो है ये प्रस्तावना या उद्देशिका पर होगा और इसमें मैं आपको बताने का ये प्रयास करूंगा कि इस पर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा, आईएएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर या किसी भी लेवल का एग्जाम, उसमें प्रस्तावना में क्या पास्ट में सवाल पूछे गए हैं या क्या पूछे जाने की संभावना है, या वर्तमान में जिस हिसाब से परीक्षाओं का पैटर्न बदला है तो किस प्रकार के सवाल पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इन सब पर डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहले अभी गणतंत्र दिवस हमारा गया ही है, परसों ही गणतंत्र दिवस हुआ है 26 जनवरी को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को आनी ही चाहिए, परीक्षार्थियों को तो खासतौर पर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आप जा रहे हैं, या भले ही आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी नहीं हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम का भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ जो मेंबर होते हैं या कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं जो आपका इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, उनका बड़ा ये सामान्य टॉपिक बनता है कि जब उनको संविधान में कुछ पूछना होता है तो पहला सवाल वो अचानक से डाल देते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोल के बताइए। तो प्रस्तावना तो हमको वैसे भी आनी चाहिए। फिर इस प्रस्तावना में जो विशेष सवाल बनते हैं उन पे अपन चर्चा कैसे करेंगे, पहले प्रस्तावना को एक बार देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक एक शब्द के मायने हैं, ये तो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। पहले तो पूरी प्रस्तावना अपन पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यहां पे आप गौर करें, ये जितने भी शब्द हैं उन सभी पे सवाल टिकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो गौर करने की बात यह है कि है तो न्याय, लेकिन न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? एक, दो, तीन, तीन प्रकार का न्याय हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो न्याय हो ही गया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एक नया शब्द और आ गया आपके सामने, समता। यह समता कितने प्रकार की है भाई? समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एक और शब्द आ गया, एकता, अखंडता और बंधुता, एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी, हिंदी का जो अपना भारतीय संवत है उसके हिसाब से डेट है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी,
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जो भारत का एक नागरिक होने के नाते हम सभी को याद होना चाहिए, और परीक्षार्थी की दृष्टि से तो बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप अगर कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो बड़े आराम से पूछी जाती है। और अभी हाल ही में राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की परीक्षा है, चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक की परीक्षा है, या आरएएस एग्जाम की जो परीक्षा है, उसमें एक नया ट्रेंड पिछले 5 साल में देखने को मिला है, खासकर 2015 के बाद देखने को मिला है। तो वो ट्रेंड क्या है वो देखें। एग्जामिनर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में है या नहीं है। तो ये शब्द आप कब बता पाओगे, इस सवाल का जवाब आप कब बता पाओगे? जब आपको प्रस्तावना में जितने भी शब्द दे रखे हैं वो सभी आपको याद होंगे या नहीं होंगे। 2015 से एक नई बहस शुरू हुई आरपीएससी के स्तर पर, और यह सवाल पूछा जाने लगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में है या नहीं है। मतलब है ये तो बहुत सारे शब्द हैं, कौन सा शब्द नहीं है। तो ये कब उत्तर मिलेगा? जब पूरी प्रस्तावना याद होगी। ठीक है, 2015 से ये ट्रेंड चलता रहा 2021 तक। तो आप समझ गए होंगे पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी है। लेकिन अभी हाल ही में जो पिछले 6 महीने के अंदर पेपर हुए हैं, उनमें एक और नया ट्रेंड आ गया कि ये बात तो ठीक है कि आपको पता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं, क्योंकि आपने प्रस्तावना को याद कर लिया। लेकिन अब एग्जामिनर ने एक नए प्रकार से सवाल पूछना शुरू किया कि प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है। समझ गए होंगे सवाल। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताइए। फिर उसने एक एक ऑप्शन पे 5-5 या 4-4 शब्द दिए। तो आपको अगर ये पता है ना कि ये शब्द प्रस्तावना में है, इससे भी काम नहीं चलेगा। ये भी पता होना चाहिए कि पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो हमको बिल्कुल एकदम शब्द टू शब्द प्रस्तावना याद होनी चाहिए, तब इन सवालों के उत्तर आप दे पाओगे। इस तरीके से आपको ये प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो कुछ सवाल तो इस प्रकार बने। अब बाकी के कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल को एक साइड में करके पूरे सारे सवालों को समझा देता हूं, फिर स्टडी मटेरियल पर आपको एक रीडिंग और करवा दूंगा, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इनको अब साइड में लेते हैं, मटेरियल को तो इसको तो यहां पे कर दो। अब प्रस्तावना के बारे में थोड़ा समझना शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही बात है, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है जी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना या उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय अर्थात ये संविधान के प्रारंभ में होती है और संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य और आधारभूत ढांचे का इसके अंतर्गत जिक्र होता है। मतलब किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान के अंतर्गत, उस संविधान के जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, या उस संविधान का जो आधारभूत ढांचा होता है, उसकी प्रारंभिक जानकारी प्रस्तावना के द्वारा ही हो जाती है। तो ये इसका शाब्दिक जो अर्थ है भूमिका अथवा प्रारंभिक उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य कह लो, चाहे भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय कह लो, वो संविधान के स्टार्टिंग में होती है। ठीक है। अब ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना का प्रयोग किया था? अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना का प्रयोग किया था। अच्छा, एक कमाल की बात और है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वैसे तो संविधान के प्रारंभ में होती है, लेकिन प्रस्तावना जो तैयार की गई थी, यह संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, या प्रस्तावना को जो पारित किया गया था, या प्रस्तावना का उपबंध जो जोड़ा गया था, वो संविधान के सभी उपबंधों को पारित करने के बाद जोड़ा गया था। मतलब सबसे अंत में जोड़ी गई थी। ठीक है भाई। प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव। इनका नाम सुना होगा आपने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, उन्होंने प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। ठीक है। अब प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पे आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव। एक और फैक्चुअल सवाल आता है कि प्रस्तावना कौन से प्रस्ताव पर आधारित है? उद्देश्य का बोलते हैं ना इसको, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यह वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसको रखा था। और यह संविधान सभा ने पारित कब किया था? पारित किया था 22 जनवरी 1947। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान से संबंधित जो लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निहित हैं। तो प्रस्तावना किस पे आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद एक नया फैक्टर आता है कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य है या नहीं है। वापस गौर करें, प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ठीक ऐसे ही पढ़ा होगा आपने कि मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तो यहां पर प्रस्तावना के बारे में अगर यही चीज आ जाए तो हमको पढ़ना है प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। नहीं है। तो इंफॉर्मेशन क्या बनी आपकी? मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं, अर्थात मूल अधिकार की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है लेकिन प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक ऐसे ही मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व भी न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ये एक फैक्ट है जिसको आप याद करना। अब कुछ टेक्निकल सवाल आएंगे प्रस्तावना पर, जैसे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। यहां से आगे सवाल जाएगा। एक बड़ी डिबेट छिड़ती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा डिबेट है। तो यहां पे गौर करें। सबसे पहले 1960 में बेरूवाड़ीवाद, एक चीज पे ध्यान दें, प्रस्तावना के संबंध में कुछ वाद आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो वाद आए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए क्यों पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेरूवाड़ीवाद 1960 आया था। इसमें प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो हमारा डिबेट क्या चल रहा है? प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। ठीक है जी। अब प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, इसके संबंध में 1960 में बेरूवाड़ीवाद आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का भाग नहीं, संविधान का भाग नहीं। ठीक है साहब। अब जब संविधान का भाग ही नहीं है तो इस प्रस्तावना में इस प्रकार कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। बेरूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला वाद आया 1967 में, गोलकनाथवाद। देखो, हर वाद में प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है ये आपको आना चाहिए। गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध तथा अस्पष्ट है,
जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध तथा अस्पष्ट है वहां पर उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध तथा अस्पष्ट है वहां पर उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था? आंसर आपका आएगा गोलकनाथ वाद। ठीक है, अगला एक वाद आया 1973 में, बहुत ही फेमस केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये 1973 में आया था भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना, देखो एक चीज और गौर करो, बेरुवाड़ीवाद 1960 में तो क्या निर्णय था? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए यह नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये एक अलग बहस होगी जिसको जब हम भारतीय शासन और राजनीति पढ़ाएंगे, कम से कम आरएएस मेंस के एग्जाम में पढ़ाएंगे, उससे नीचे नहीं आती है इस टाइप की डिबेट, कि न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित तो उत्तरोत्तर व्याख्या का एक सिद्धांत आता है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कई सिद्धांत हैं। अब खैर जब नेट जीआरएफ और फर्स्ट ग्रेड में न्यायिक पुनरावलोकन वाला टॉपिक आएगा उस समय पे भी आएगा। क्या है उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत? इसका मतलब यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका ने समय समय पर अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए नए निर्णय भी दिए हैं। इसको उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत कहा गया है। तो वो सिद्धांत यहां पे भी निकल रहा है, गौर करें। बेरुवाड़ीवाद 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारतीवाद में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब संविधान का भाग है तो उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। तो संविधान के अन्य भागों में जो संविधान संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रणाली का वर्णन भारतीय संविधान में दिया गया है। तो अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन जो प्रणाली है उसके तहत ही भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक इसी प्रणाली के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। यह निर्णय न्यायपालिका ने कौन से वाद में कहा है भाई? केशवानंद भारतीवाद में। लेकिन साथ ही एक चीज और जोड़ दी न्यायपालिका ने, आप ये बार बार पढ़ चुके होगे या भविष्य में भी पढ़ोगे, कि केशवानंद भारतीवाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने या भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया था। मूल ढांचे का सिद्धांत। तो इस निर्णय में प्रस्तावना के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि यद्यपि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही भाग है और चूंकि यह भारतीय संविधान का भाग है इसलिए इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि भारतीय संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रणाली के द्वारा? 368 अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रणाली निहित है उसके द्वारा। लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दी, चूंकि इसी केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नई चीज क्या जोड़ी कि यद्यपि प्रस्तावना में संविधान संशोधन प्रणाली के तहत अनुच्छेद 368 में जो निहित है उसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता प्रस्तावना के अंतर्गत जो प्रस्तावना में निहित संविधान के मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। सरल भाषा में समझ लो, केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए यह नया निर्णय दिया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः संविधान के अन्य भागों की तरह ही अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा प्रस्तावना में कोई भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। ये क्लोज आया भाई। कौन से वाद में? 1973 में केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, अब कुछ वाद और आगे आएंगे, उनको भी गौर कर लें। एक वाद आया रघुनाथ राव वाद। वाद का मतलब केस होता है भाई।
रघुनाथ राव वाद। और ये कब आया है? 1993। एक और पढ़ना है आपको, SR बोम्मईवाद, 1994। और एक लास्ट और पढ़ना है, LIC ऑफ इंडिया वाद, 1995। ये 6 वाद आप प्रस्तावना के संबंध में पढ़ोगे और इन वादों में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पढ़ोगे। ये 6 वाद बस काफी है, इतना ही। तो इसमें देखो डिसीजन क्या आ रहे हैं। रघुनाथ राव वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे रहा है, क्या निर्णय दे रहा है भाई? रघुनाथ राव वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। एक एक टर्म को पकड़ के रखना, एग्जामिनर पूछेगा प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है, और वो मान लो एक शब्द दे दे प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है, तो उत्तर क्या होगा? मतलब क्या मानोगे? इस लाइन को सही मानोगे, गलत मानोगे? गलत मानना। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। एक तो ये तथ्य निकल के आया प्रस्तावना, इसी में रघुनाथ राव वाद में क्या आया? प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा तथ्य क्या निकला? एक तथ्य तो यह निकला, और दूसरा निकला प्रस्तावना विधानमंडल पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। विधानमंडल पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। दो शब्द पकड़ो, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है? भारतीय संविधान में सरकार के किसी भी अंग की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना न्यायोग्य ही नहीं है। तो प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, यह निर्णय प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? रघुनाथ राव वाद 1993। प्रस्तावना विधानमंडल पर न्यायपालकीय या कार्यपालकीय प्रतिबंध आरोपित करने वाली शक्ति का स्रोत है, प्रस्तावना नहीं है। यह निर्णय भी न्यायपालिका ने किस वाद में दिया? रघुनाथ राव वाद 1993 में दिया। एक एक डिसीजन पे एक एक क्लास जा सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हारी परीक्षा पास करवाना है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं कि पेपर में क्या आता है और आपको क्या करना है। व्याख्याओं के लिए तो अगर कॉलेज में एक लेक्चर चल रहा होता तो फिर, या कहीं पे भी चल रहा होता तो एक एक 1.5 घंटे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा कैसे हिट होगी, मुद्दा वो है। तो इन पॉइंट पे आप गौर करें, ठीक है। SR बोम्मईवाद जो 1994 में है, इसमें क्या निर्णय आया? SR बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है क्या प्रस्तावना? अब देखो कितनी कमाल की बात हो गई, 2-3 पॉइंट पढ़ गए। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन कौन से वाद में हुआ है? केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? केशवानंद भारतीवाद। लेकिन प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है या मूल ढांचे का भाग है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? SR बोम्मईवाद। दो बातों में अंतर करें, प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का हिस्सा है, किस वाद में निर्णय आया? केशवानंद भारतीवाद। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है या मूल ढांचे का भाग है, किस वाद में निर्णय आया? SR बोम्मईवाद 1994। लेकिन संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किस वाद में आया? केशवानंद भारतीवाद। तर्क और तथ्यों को बिल्कुल क्लियर समझने का प्रयास करें, समझ गए? ठीक है।
इसके बाद लास्ट में एक बात और पढ़ना है आपको, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। इसमें फिर क्या निर्णय दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। लो साहब एक नया शब्द और आ गया, एक एक शब्द पे एक एक सवाल बन रहा है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, यह निर्णय किस में दिया? SR बोम्मई वाद 1994 में। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है या विधानमंडल पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति का स्रोत नहीं है, यह निर्णय किस वाद में आया? रघुनाथ राव वाद में। फिर इससे पहले केशवानंद भारती वाद में क्या आया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी तरह संविधान संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। उससे पहले क्या आया? गोलकनाथवाद 1967। उसमें क्या निर्णय दिया कि जब संविधान की भाषा संविधान की भाषा संदिग्ध तथा अस्पष्ट हो तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और उससे पहले सबसे पहले बेरुवाड़ीवाद 1960, उसमें क्या निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा उसमें इस प्रकार संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। तो ये 6 वाद हैं, इन 6 वादों को सीक्वेंस में आप पढ़ लो। बहुत छोटी बात है, बात छोटी है लेकिन सवाल बड़ा टफ हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, फिर नेगेटिव मार्किंग ही होती है। ठीक है भाई, ये तो प्रस्तावना के संबंध में जो मुझे आपको समझाना था कि भाई इस प्रकार के सवाल बनेंगे और ये बनेंगे और यही बनते आए हैं और यही आगे बनेंगे, बनने चाहिए अब इसको स्टडी मटेरियल पे देख लेते हैं कि भाई नोट्स में आपके हम क्या लिखा है। चलिए, टॉपिक तो कंप्लीट है लगभग, लेकिन थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। लो जी, अब ये नोट्स देख लो। भाई हर विद्यार्थी की अपनी चॉइस है। कुछ तो कहते हैं साहब आप उस समय जब बिना मटेरियल को हाथ लगाए पढ़ाते हो, हमें जब ज़्यादा मजे आते हैं। कुछ कहते हैं कि साहब जब पूरा मटेरियल सामने स्क्रीन पे आ जाता है, एक एक टॉपिक क्लियर करते हो हमारा, हमको थोड़ा जब ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं तो क्या है कि विद्यार्थियों की भावनाओं के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा, ये मैंने तय कर लिया है 2023 में। ठीक है जी, एक मिनट। अरे इलेक्ट्रॉनिक फोबिया मेरा कब दूर होगा? ठीक ठीक, हाँ काम चल जाएगा। अब थोड़ा स्टडी मटेरियल के लेवल पे देख लेते हैं हम, इनको मिटा लेते हैं, मिटाने वाली चीज़ों को। ये लो, प्रस्तावना या उद्देशिका, पॉइंट टू पॉइंट देखिए। अच्छा, ये प्रस्तावना तो हमने पढ़ी ली थी, आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, ये वही है जो आगे आने वाला है, वो वही है जो अभी आप समझ चुके हैं। देखो, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ है, अभी आपने पढ़ा, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। ये फैक्चुअल सवाल है भाई, याद कर लो, रट लो। शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रस्तावना का? भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। यह भी आपको अभी बता दिया कि पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना का प्रयोग किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। गौर करें भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध किन से है भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध संविधान के उद्देश्य, संविधान के लक्ष्य, संविधान के आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श और फिर किससे है? आधारभूत सिद्धांतों से। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह अभी आपको बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित हो गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी उद्देश्य और लक्ष्य या सिद्धांत भारतीय संविधान के रखे गए, हमारी प्रस्तावना या उद्देश्य का उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है।
संविधान के सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, उसके पश्चात ही प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। ये अभी आपको बताया कि संविधान के सभी उपबंधों को पारित करने के बाद फिर अलग से प्रस्तावना वाला उपबंध पारित किया गया था, मतलब सबसे बाद में, सबसे अंत में पारित किया गया था। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बिल्कुल अभी आपको बताया है भाई, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। किस प्रस्ताव के आधार पर? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। यह वही बात है जो अभी आ चुकी है, क्योंकि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला। अब देखो यहां से आगे अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में अलग अलग टर्म का प्रयोग किया है। ये रटने वाला मामला है, सारे विद्वानों के द्वारा दी गई सारी टर्म को याद कर लेना, फैक्चुअल सवाल आता है। तो ननी एन पालकीवाला, N.A. पालकीवाला क्या कह रहे हैं? उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, देखो संविधान का परिचय पत्र ये लिख रहा और संविधान ये लिख रहा, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, संविधान, फिर अगले पन्ने पर चले जाओ, का परिचय पत्र कहा। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, क्या कई बार पूछा हुआ है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला। अच्छा, अब वो अगला टॉपिक आ गया, प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित या न्यायोग्य या वाद योग्य नहीं है। ये वही बात है जिस पे हमने अभी डिस्कस किया है। हाँ जी, नहीं है। मूल अधिकार न्याय योग्य वाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य वाद योग्य है? नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है। वो प्रस्तावना भी न्यायोचित या न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई, बिल्कुल फैक्ट याद करना। आगे पॉइंट करो। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन, मतलब अगर आपको प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वह साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के द्वारा नहीं होगा, केवल संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा ही हो सकता है। और वह संविधान संशोधन प्रणाली का जो प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में है? 368। तो ये क्या कह रहा है, पॉइंट गौर करें। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया जो दे रखी है उसके अधीन ही हो सकता है। अब तक प्रस्तावना में केवल कितनी बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है, जबकि 42 में संशोधन 1976 द्वारा, और वो कब हुआ है? 42 में संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये बड़ा सरल सवाल था, बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में आता था। आराम से इसको सरल तरीके से अटेम्प्ट कर लेते थे, नंबर मिल जाते थे। वो सवाल क्या होता था? 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ये बड़ा पेटेंट सवाल था, और वो 4 ऑप्शन होते थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, एक कोई और जोड़ देता, स्वतंत्रता या कुछ भी, तो उस शब्द को छांटना होता था। यह प्रस्तावना में अभी तक संविधान संशोधन जो हुआ है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 42 में संशोधन 76 के द्वारा। लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि सिर्फ सारे शब्द रटने मात्र से पार नहीं पड़ेगी, शब्दों का क्रम भी याद होना चाहिए। नई डिबेट आ गई, ठीक है। फिर ये 6 प्रकार के वाद जो मैंने तुमको बताए, इनको सीक्वेंस से पढ़ जाना। अब आगे देखो, सबसे पहले बेरुवाड़ीवाद 1960, इन पे बहुत डेप्थ में मैंने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया आपसे। बेरुवाड़ीवाद 1960 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एग्जामिनर 2 तरीके से सवाल पूछेगा कि बेरुवाड़ीवाद 1960 के तहत प्रस्तावना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था, एक तरीका। दूसरा, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लिखेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा?
बेरुवाड़ी वाद, समझ गए। फिर गोलकनाथवाद 1967 में क्या निर्णय? गोलकनाथवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा कैसी है, अस्पष्ट, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध है, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। किस वाद में कहा है भाई ये? गोलकनाथवाद में। बेरुवाड़ी की व्यवस्था समझो, गोलकनाथ की व्यवस्था समझो। बाद में 1973 में, अभी अगला गया 1973 में केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए, कौन से निर्णय को बदलते हुए? जो बेरुवाड़ी में दिया था, जिसमें यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संविधान के अन्य भागों की इस तरह संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय को केशवानंद में बदला जा रहा है। देखिए, अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये लो साहब, नया निर्णय आ गया। अब न्यायालय मान गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन किस प्रकार से? संसद द्वारा होगा और अनुच्छेद 368 के तहत होगा। और किस प्रकार से किया जा सकता है? जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है, वैसे ही कर लो जैसे कि संविधान के अन्य भागों में करते हो, क्यों? वो भी संविधान का भाग है। लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट जोड़ दिया, मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते, बाकी आप कैसे भी संशोधन कर सकते हो। हालांकि मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी केशवानंद भारतीवाद में ही हुआ था। तो जब भाई हरी झंडी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप संविधान संशोधन की प्रणाली के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, और ये बात 1973 में बोल दी केशवानंद भारतीवाद में, तो फिर संसद ने उसमें संशोधन भी कर दिया। कब किया? गौर करें। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 73 में डिसीजन आया, 42वें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन अभी तक एक ही बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है, एक बार ही हुआ है। संशोधन किया, कितने शब्द जोड़े? 3, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये तो आपके 3 वाद हो लिए, 3 वाद आ गए आपके सामने, बेरुवाड़ीवाद, गोलकनाथवाद और केशवानंद भारतीवाद। फिर आया आपका रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद। ये कब आया है रघुनाथ राव वाद? 1993। इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। क्या कहा? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रस्तावना सख्ती का स्रोत नहीं है। इस पॉइंट को पकड़ो। क्या प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है? नहीं है। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? रघुनाथ राव वाद में दिया। रघुनाथ राव वाद में 1993 में दिया। दूसरी बात क्या कही? प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। वही बात बराबर हो गई कि प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने वाली जो शक्तियां हैं उनका भी स्रोत नहीं है। मतलब प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। किस वाद में निर्णय दिया गया है? रघुनाथ राव वाद में। अगला वाद वही आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया है, एसआर बोम्मई वाद। ये 1994 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआर बोम्मई वाद कई कारणों से इंपॉर्टेंट है और टाइम टू टाइम ये आता रहेगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए या उस संबंध में भी निर्णय एसआर बोम्मई वाद में आया है। तो फिलहाल प्रस्तावना के संबंध में देखें, एसआर बोम्मई वाद 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रहा है? प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है भाई, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारतीवाद। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, केशवानंद एसआर बोम्मई वाद। वापस समझें, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान का भाग है, केशवानंद भारतीवाद। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, एसआर बोम्मई वाद। ठीक है जी। फिर एक और वाद आया, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995।
इसमें उच्चतम न्यायालय, मैं बार बार जब भी जिक्र करता हूं कि न्यायपालिका ने ये कहा या सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा या उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, तो इसका मतलब एक ही बात है, और कहा का मतलब निर्णय दिया। तो LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये एक नई टर्म जुड़ गई भाई, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। किस वाद में ये कहा? LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, किसमें कहा? मूल ढांचे का हिस्सा है, किसमें कहा? बताइए। संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, SR बोम्मईवाद। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान का भाग है, किसमें कहा? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, काम की चीज तो हो गई। अब थोड़ी सी वैसे समझने वाली चीजें हैं जो थोड़ी सी सैद्धांतिक हैं। प्रस्तावना में निहित समाजवाद। अभी आपने जब भारत की पूरी प्रस्तावना पढ़ी तो एक शब्द आया था समाजवाद। कौन सा आया था? समाजवाद। अब समाजवाद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, नेट GRF की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या स्कूल लेक्चरर की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये समाजवाद नाम का टॉपिक आपको 7-8 दिन पढ़ना पड़ेगा कम से कम। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के नहीं हैं और GK के लिहाज से भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल इस टॉपिक पे नहीं खोल पाऊंगा। संविधान वाले पे डिटेल तो वहां देखना जब सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पे आओगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए समझ लें, थोड़ा ब्रीफ में समझ लें। अभी आपने देखा कि प्रस्तावना में एक शब्द आया है समाजवाद। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये एक बहुत लंबा डिबेट या लेक्चर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, किसने किया, कौन सी भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर हुआ, उस समय पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वैश्विक परिदृश्य कहां चल रहा था, समाजवाद भारत ने क्यों जोड़ा, नीति निर्माताओं के व्यक्तिगत विचारों का संविधान संशोधनों पर असर कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है। बहुत लंबी डिबेट है। तो फिलहाल यहां पे गौर करें कि हमारी जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है, तो समाजवाद बहुत प्रकार का है, लेकिन हम कौन से प्रकार का समाजवाद चाह रहे हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यह चीज आपने पढ़ी होगी कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत ने ना तो केवल पूंजीवाद को अपनाया था, ना अकेले समाजवाद को अपनाया था, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रण को अपनाया था। उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये भी कुछ हद तक इसी प्रकार का है, कुछ हद तक इसी प्रकार का है। और ये जो भारत का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, यह है मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है। ना तो पूरी तरीके से मार्क्स को है और 100% गांधी के भी आदर्शों को पूरी तरीके से नहीं लिया गया है, लेकिन काफी हद तक है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला रूप है, लगभग मिलता जुलता, जो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि हमने अपनाया है। लेकिन इसका झुकाव गांधीवाद की ओर ज्यादा है, इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा है। संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक शब्द, एक और शब्द आया है लोकतांत्रिक। अभी आपने प्रस्तावना पढ़ी, लोकतांत्रिक शब्द आया है। अब लोकतंत्र भी बहुत प्रकार का है। जब आप सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में नेट GRF या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के एग्जाम में पढ़ोगे तो लोकतंत्र का टॉपिक ही 5-6 दिन चलेगा। तो हमने हमारी संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द आया है, लोकतंत्र बहुत सारे प्रकार का है। अब इस लोकतंत्र जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में है, इसका दायरा बड़ा व्यापक है। कैसा दायरा है? व्यापक। संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ है। इसमें कौन कौन से प्रकार के लोकतंत्र को समाहित कर लिया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। लोकतंत्र भारतीय संविधान में विशेषता के रूप में है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के लोकतंत्र को समाहित कर लिया गया है। अब यहां से सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सब राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। तो मैं एक एक लाइन में हल्का परिभाषा के रूप में समझाने के लिहाज से यहां बता देता हूं, बाकी तो विशेषताएं बड़ी लंबी चौड़ी हैं इनकी। जब हम बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र,
तो राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें अंतिम सत्ता तो जनता में होती है और प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, एक सरल परिभाषा। जब हम बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजनीतिक स्थिति पर या राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रत्येक नागरिक को हो, वह व्यवस्था राजनीतिक लोकतंत्र कहलाती है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें प्रत्येक नागरिक राजनीतिक कार्यों में भागीदारी लेने के लिए स्वतंत्र, समान समझा जाए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, तो वो राजनीतिक लोकतंत्र। भारत में 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद, जैसे मान लो राजस्थान में ही लगा लो, सरपंची का चुनाव लड़ सकता है कोई आदमी? लड़ सकता है भाई, है कि नहीं है? 25 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है, लड़ सकता है, लड़ सकता है। तो राजनीतिक स्थिति पे लोकतंत्र है कि नहीं है? है। ठीक है, अब गौर करते हैं सामाजिक लोकतंत्र क्या है। सामाजिक लोकतंत्र इस प्रकार का लोकतंत्र होता है जिसमें समाज के स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्राप्त हो समाज के स्तर पर। अगर ऐसा होगा तो फिर सामाजिक लोकतंत्र होगा। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन डालूंगा आपसे कि क्या भारत में ऐसी स्थिति है कि समाज के स्तर पर सभी व्यक्तियों को बराबर से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की स्थिति प्राप्त है, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता? ऐसी स्थिति है क्या? गौर करें। सवाल आपके दिमाग में, सवाल का जवाब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ऐसी स्थिति की ओर भारत यद्यपि बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति अभी आदर्श रूप में प्राप्त नहीं हुई है। जातिगत भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, क्षेत्रीय भेदभाव है और विभिन्न प्रकार सांप्रदायिक भेदभाव भी है, हो जाता है। तो सामाजिक लोकतंत्र अभी इसका आदर्श हमने प्राप्त नहीं किया है। तो लोकतंत्र तो बहुत प्रकार का है। घरों के अंतर्गत भी लोकतंत्र है क्या? महिला और पुरुष के बीच में भी स्वतंत्रता, समानता है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र का मतलब आपके दिमाग में भी आया होगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देना, सरकार बना लेना, अपने द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा शासित होना मात्र नहीं है। लोकतंत्र के बहुत प्रकार है। एक अगली कंडीशन आई, आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र ऐसी स्थिति होती है, यह ऐसा लोकतंत्र है जिसमें आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा ना हो, सभी व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति के पर्याप्त अवसर हों, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति हर नागरिक की हो। कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरों का सब कुछ खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना आर्थिक बेबसी का शिकार ना हो कि इस आर्थिक बेबसी के कारण उसे अपना सब कुछ बेचना पड़े। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, मतलब रोजगार का पर्याप्त अवसर है, सभी लोगों को रोजगार का बराबरी से मौका है, बराबरी से मौका लेने के अवसर हैं या मौका है, ठीक है, आर्थिक बेबसी का शिकार नहीं है, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में है व्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, तो आर्थिक लोकतंत्र है। अब गौर करें, भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे, दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित, दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार, ये रिपोर्ट है, ये डेटा है, हमारे देश में पाए जाते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र ठीक है आ गया, सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं हुआ है जितना कि राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तो हम जब अपने संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत ही यह निहित हो जाता है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र भी स्थापित करेंगे, सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे, यह संविधान जब पारित हो रहा था, तो उन्होंने कोटेशन दी थी कि आज हम बड़े विरोधाभासी जगत में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक तरफ संविधान हमको स्वतंत्रता, समानता की गारंटी प्रदान करता है, मतलब राजनीतिक दृष्टि से, वहीं दूसरी तरफ समाज में स्वतंत्रता और समानता देखने में काफी कठिन है या टफ है या उतनी दिखाई नहीं देती जितनी की राजनीतिक दृष्टि से संविधान हमको दे रहा है। ये तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक राजनीतिक दृष्टि से जितनी स्वतंत्रता, समानता या बंधुता की कल्पना हमारे लिए की गई है उतनी असल में सामाजिक स्थिति पर साकार नहीं हो जाती,
तब तक ये सही मायनों में सफल नहीं हो पाएगा। डेविड हेल्ड नाम का एक पाश्चात्य विचारक है जिसने दोहरे लोकतंत्रीकरण का विचार दिया है। उसने ये कहा है कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जब वह राजनीतिक स्तर पर भी हो और सामाजिक स्तर पर भी हो। ऐसे ही लोकतंत्र के बहुत सारे विचार हैं जो अलग अलग विचारकों ने दिए हैं। हम यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हैं, तो हमारा लोकतांत्रिक शब्द व्यापक है, उसमें 3 शब्द हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। आगे देखें, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की कल्पना की गई है। कितने प्रकार का न्याय भाई? 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ऐसे ही न्याय की लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो जाएगी। आपको जीके का सवाल हिट करने के लिए इतना पकड़ना है कि कितने प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और एक शब्द और देख लेना, हर शब्द का क्रम कौन सा है, पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। ये नए प्रकार के सवाल आने लग गए। ये तो पता है आपको 3 प्रकार का न्याय है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना में पहले कौन सा लिखा है, उसके बाद में कौन सा लिखा है और फिर कौन सा लिखा है। ठीक है भाई। और ये जो न्याय लिया गया है, इन तथ्यों को कहां से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति। तो एग्जामिनर पूछेगा भारतीय संविधान में कौन सा शब्द है या नहीं है? न्याय है। कौन से प्रकार का न्याय नहीं है? 3 प्रकार का तो है, कोई एक नया शब्द जोड़ेगा, समझ गए? ठीक है। भारतीय संविधान में दिए गए न्याय का क्रम क्या है? इनके क्रम आने चाहिए। फिर एक अगला सवाल डाल देगा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित न्याय शब्द, जो ये 3 शब्द हैं जो व्यापक है न्याय, तो एक कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। एक ये सवाल बन जाएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति, देखो ये 3 शब्द आए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। क्यों? फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगा था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुता, ये तीनों आदर्श आ गए। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हैं। तो कहां की क्रांति से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, फिर कोटेशन आ जाएंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, कोटेशन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फैक्ट है भाई, याद कर लेना। नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, यह सवाल तो मुझे लगता है हर विद्यार्थियों का आता होगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? नेहरू। लेकिन एक ट्विस्ट और कहानी में देख लो। एक और है पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये क्या कह रहे हैं, गौर करो। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये बात भी कही है। संविधान की आत्मा, लो साहब, आत्मा भी कह दिया, सबसे सम्मानित भाग भी कह दिया, आत्मा भी कह दिया और संविधान की कुंजी भी कह दिया। 3 बात कह दी इन्होंने। और संविधान का आभूषण भी है भाई। ये लो 4 बात हो गई। तो इन 4 शब्दों को ठाकुरदास भार्गव के साथ याद करना। अब आत्मा वाली बात पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर आपने 10 सवाल ये पढ़े हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, 10 में से 7 तो नेहरू पढ़ा होगा, लेकिन 3 ठाकुरदास भार्गव भी पढ़ लिया होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल अटेम्प्ट करते करते। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब जब दोनों ही आ जाए तो हम क्या उत्तर करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो नेहरू आएगा या ठाकुरदास भार्गव आएगा, तो छनी जाएगी बात। दोनों ही कह रहे हैं संविधान की आत्मा। लेकिन अगर दोनों आ जाएं और फिर भी एक करना जरूरी हो तो आप थोड़े नेहरू जी के साथ चले जाना, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही वर्ड बोला है, संविधान की आत्मा, और ज्यादातर जगह पर नेहरू ही लिखा हुआ है। लेकिन कई जगह पर ठाकुरदास भार्गव के साथ भी आता हुआ सवाल मैंने देखा है। दोनों आ गए तो नेहरू फर्स्ट, और अलग अलग आए तो दोनों के हिसाब से आत्मा याद कर लेना। अर्नेस्ट बारकर, विदेशी विद्वान है अर्नेस्ट बारकर, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत प्रभावित थे भाई, बहुत ज्यादा। तो ये क्या कर रहे हैं? अर्नेस्ट बारकर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। कुंजी नोट, ठीक है भाई, बोल दिया। कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने कहा। आप याद कर लो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अल्लादी कृष्ण, ये क्या नाम है इनका? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह न्यायाधीश भी रहे थे, राष्ट्रपति बन गए थे बाद में।
राष्ट्रपति का पद भी संभाला था इन्होंने, तो एम हिदायतुल्लाह जो न्यायाधीश राष्ट्रपति बने। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। किसने कहा, एम हिदायतुल्लाह ने कहा। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। लो साहब, एक शब्द और है, राजनीतिक कुंडली। किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है। फैक्ट है, याद करना है। अर्नेस्ट बारकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत प्रभावित थे तथा उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। किसकी किताब है, अर्नेस्ट बारकर की, 1961 में लिखी है। इसकी शुरुआत उन्होंने प्रस्तावना से ही की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक की शुरुआत प्रस्तावना से किसने की है, कौन से विदेशी विद्वान ने की है, अर्नेस्ट बारकर। बढ़िया सवाल। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना में स्थित जो बंधुता शब्द है ना, उसको सहकारिता का सिद्धांत कहा। देखो सहकारिता क्या होती है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक सबके लिए हो और सब एक के लिए हो, मतलब साझे की व्यवस्था चल रही हो या सब मिल बांट के काम कर रहे हो, ये क्या होती है, सहकारिता। अगर किसी व्यवस्था में सब लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं और एक सबके लिए और सब एक के लिए वाली व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से बंधुता की अवस्था होगी, अलगाव की लड़ाई झगड़े की अवस्था होगी, बंधुता की होगी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में बंधुता शब्द है, उसको अर्नेस्ट बारकर क्या बोलते हैं कि ये सहकारिता का सिद्धांत है। ठीक बोल रहे हैं। बंधुता का सिद्धांत व्यक्तिवाद व समष्टिवाद दोनों पर आधारित है। अब यहां पर गौर करिए भाई आप, बंधुता का सिद्धांत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, बारकर साहब कह रहे हैं कि वो सहकारिता का सिद्धांत है, मतलब एक सब के लिए सब एक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, वो सहकारिता का सिद्धांत है। एक नई पॉइंट आया कि यह जो बंधुता का सिद्धांत है, क्या यह केवल व्यक्तिवाद पर आधारित है और क्या यह केवल समष्टिवाद पर आधारित है? नहीं साहब, व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों पर आधारित है भारतीय संविधान में जो बंधुता का सिद्धांत है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रण से बनी, मतलब दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसमें। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद एक जैसी विचारधारा। व्यक्तिवाद क्या होती है कि व्यक्ति है साध्य या व्यक्ति का हित ही परम साध्य है, समाज साधन है। समाज और व्यक्ति के हित में से अगर दोनों में से एक का हित करना है तो व्यक्ति का पहले हित कर दो मतलब व्यक्ति को लक्ष्य, व्यक्ति को साध्य मानने वाली विचारधारा। एक व्यक्ति के हित को पूरे समाज के हित की तुलना में ज्यादा वरीयता देने वाली विचारधारा। तो जो पूंजीवादी विचारधारा होती है, उदारवादी विचारधारा होती है, वो व्यक्तिवादी होती है। पूंजीवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, इनके लक्षण सेम। ठीक है। समाजवाद क्या होता है कि एक व्यक्ति की तुलना में पूरे समाज का हित ज्यादा वरीयता धारण करेगा। समाज लक्ष्य है या साध्य है, व्यक्ति साधन है। समाज का हित पहले और व्यक्ति समाज की बलवेदी पे साधन हो जाएगा या न्योछावर हो जाएगा। न्योछावर का मतलब बिल्कुल खत्म तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्ति साधन है। इनका यह मानना है कि जब पूरे समाज के हित हो जाएगा तो एक व्यक्ति का अपने आप हो जाएगा। मतलब व्यक्ति के हित को गौण कर लेते हैं, समाज के हित को वरीयता दे लेते हैं। तो ये कौन सी विचारधारा होती है? समाजवाद। समष्टिवाद, समष्टिवाद समाजवाद का ही एक प्रकार है। एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब है अकेला, और एक होता है समष्टि, समष्टि का मतलब है समूह तो समष्टिवाद पूरे समूह का हित चाहने वाली विचारधारा। अच्छा, अब भारतीय समाज में जो बंधुता का सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद व समष्टिवाद दोनों पर आधारित है। क्यों आधारित है दोनों पर? क्योंकि आपने शब्द का गौर किया है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण किया गया है। तो व्यक्तिवाद का मतलब पूंजीवादी विचारधारा से मेल, समष्टिवाद का मतलब समाजवादी विचारधारा से मेल। और चूंकि हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत दोनों के मेल से बनने वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई है,
इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुता का सिद्धांत केवल व्यक्तिवाद पर आधारित है नहीं, केवल समष्टिवाद या समाजवाद पर आधारित है नहीं, दोनों पर आधारित है। ये है इस कंसेप्ट का मतलब। इतना मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ लोगे तो शायद, ये तो मैं नहीं कह रहा कि 100% कंप्लीट हो जाओगे, लेकिन इतना पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा है। ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ ही गया होगा। और मटेरियल के स्तर पर मैं जितना भी खींच पाया हूँ, मुझे इंडिया भर के मटेरियल में से इससे ज़्यादा नहीं मिला। सबको मैंने एक जगह प्रिंटेड फॉर्म में कर दिया, तो प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको पढ़ा दिया और समझाने के स्तर पर पढ़ा दिया। इतना पढ़ जाओ, परीक्षा सारी पास होगी। गारंटी वारंटी सब थोड़े हल्के लगते हैं, मुझे ठीक नहीं लगते, लेकिन मान ही लेना। अच्छा, अभी हमने पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पर एक नया बैच स्टार्ट किया है, नेट जेआरएफ और स्कूल लेक्चरर, अदर स्टेट में उसको पीजीटी बोला जाता है। ये एक कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का बैच होगा। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी परीक्षा को दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है उसमें केवल कुछ टॉपिक ही इनसे बाढ़ जाएंगे, हो सकता है बाद में मैं उन टॉपिक्स को अलग से ले लूँ। तो जो विद्यार्थी, ये मिशन 2023 के नाम से हम दे रहे हैं इस बैच को, कि जो विद्यार्थी अगर आप भविष्य में स्कूल लेक्चरर या पीजीटी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने हमने टाइम ड्यूरेशन रखा है सिलेबस को पूरा कराने का। बैच रनिंग है, 10-12 क्लासेज हो चुकी हैं। 6 महीने के बाद आपकी जो स्थिति होगी पॉलिटिकल साइंस पे, फिर आप किसी भी परीक्षा को पास कर जाओगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर विद्यार्थी मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं तो फिर वो जेआरएफ भी निकल जाएगा उनका, बढ़िया रैंक से नेट जेआरएफ निकाल लेंगे, और स्कूल लेक्चरर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, इन परीक्षाओं में उनको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।